तो थर्ड यूनिट का जो बी पार्ट है, फ्रिक्शन एंड डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन एक अलग चीज है, फ्रिक्शन एक अलग चीज है। तो सबसे पहले हम 2 या 3 दिन फ्रिक्शन करेंगे, फिर डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन का कुछ पार्ट सिलेबस में नहीं है, कुछ पार्ट सिलेबस में है। जो चीज सिलेबस में है वो चीज हम पहले करेंगे, जो चीज सिलेबस में नहीं है वो हम थोड़ी सी बात करेंगे, ठीक है। लेकिन जो सबसे पहला जो पार्ट है वो है फ्रिक्शन। ये जो फ्रिक्शन है इसकी स्टार्टिंग 9th क्लास में हो जाती है। वैसे तो फ्रिक्शन के बारे में तुम्हें बहुत कुछ पता होगा, लेकिन वो बहुत कुछ काफी नहीं है प्लस 1 को करने के लिए। आज फ्रिक्शन की स्टार्टिंग है और आज ही लेक्चर जो है वो मुश्किल है, कल थोड़ा सा और मुश्किल होगा, परसों डेरिवेशंस होगी, उससे अगले दिन न्यूमेरिकल्स होंगे। तो आज का जो लेक्चर है वो फ्रिक्शन की स्टार्टिंग है, तो ध्यान से समझना हर एक चीज को। फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के बारे में 9th क्लास में तुमने क्या पढ़ा? एक लाइन आती है बोलने को कि फ्रिक्शन इज अ नेसेसरी एविल। बोलते हैं ना, फ्रिक्शन एक नेसेसरी एविल है, यानी एक जरूरी बुराई है। जरूरी बुराई इसलिए बोला जाता है क्योंकि इस दुनिया में कोई भी जो काम है वो बिना फ्रिक्शन नहीं हो सकता। अगर तुम सारे बैठे हो ना तो फ्रिक्शन के कारण ही बैठे हो। अगर मैं यहां खड़ा हूं तो फ्रिक्शन के कारण खड़ा हूं, अगर मैं लिख रहा हूं तो फ्रिक्शन के कारण लिख रहा हूं, ठीक है। बुराई क्यों है? क्योंकि ये हमारे मोशन को अपोज करता है, इसलिए इससे चीजें टूटती हैं, फूटती हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं कि ये बुराई भी है। अब सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा कि फ्रिक्शन नेसेसरी क्यों है। फ्रिक्शन इज नेसेसरी, पहले तो हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, और फिर दूसरी बात जो होगी वो होगी कि फ्रिक्शन को हम एविल क्यों बोलते हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात है फ्रिक्शन इज नेसेसरी। फ्रिक्शन नेसेसरी क्यों है? क्योंकि ये इस दुनिया की सारी एक्टिविटीज को फॉलो अप करने के लिए हमारी हेल्प करता है। कैसे? अगर एक बंदा खड़ा है तो फ्रिक्शन के कारण खड़ा है। अगर मैं बोर्ड के ऊपर लिख रहा हूं या कॉपी के ऊपर लिख रहा हूं तो फ्रिक्शन के कारण ही लिख रहा हूं, ठीक है। अगर तुम स्टूल के ऊपर बैठे हुए हो, बेड के ऊपर बैठे हुए हो तो फ्रिक्शन के कारण ही बैठे हुए हो। अगर कोई भी बंदा कहीं पर भी काम कर रहा है तो वो फ्रिक्शन के कारण ही काम कर रहा है। अगर कोई भी चीज कहीं पर भी पड़ी हुई है तो फ्रिक्शन के कारण ही पड़ी हुई है। फ्रिक्शन के बिना इस दुनिया में कोई भी चीज पॉसिबल नहीं है। और तो और ये जो बोर्ड लगा हुआ है ना, ये कील से बंधा हुआ है, यहां पे और वहां पे। अब ये जो कील मैंने ठोकी है वो फ्रिक्शन के कारण ही बंधी हुई है। अगर फ्रिक्शन ना होता तो ये कील अंदर ना होती, कील अंदर ना होती तो ये बोर्ड लटका हुआ ना होता, ठीक है। तो इस दुनिया की सारी एक्टिविटीज फ्रिक्शन के कारण ही पॉसिबल है। जितनी भी मशीनरीज चल रही हैं, छोटी बड़ी, आटा चक्की से लेकर बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां तक, उसके अंदर जितने भी नट बोल्ट्स का यूज होता है, उसको जब हम कसते हैं तो फ्रिक्शन की ही प्रॉपर्टी लगती है। किसी भी हम अगर नट को कसेंगे, किसी भी कील को अगर ठोकेंगे तो बिना फ्रिक्शन वो कील अंदर जा ही नहीं सकती, ठीक है। अगर मैंने ये मार्कर अपने हाथ में पकड़ा हुआ है तो ये मार्कर मेरे हाथ में इसलिए है क्योंकि फ्रिक्शन है। किसके बीच में? मार्कर के सरफेस और मेरे हाथ के सरफेस के बीच में, ठीक है। इसलिए हम इसको बोलते हैं फ्रिक्शन इज नेसेसरी। अगर अचानक से फ्रिक्शन अगर गायब हो जाए तो हम यहां पर खड़े भी नहीं रह सकते, कोई काम करना तो बहुत दूर की बात है, ठीक है। तो हम यहां पर बैठ ही नहीं सकते, कोई और काम करना तो बहुत दूर की बात होगी। तो इसलिए फ्रिक्शन बहुत ज्यादा जरूरी है हमारी डेली लाइफ को कंटेन करने के लिए, ठीक है। उसके बाद है फ्रिक्शन इज एविल। फ्रिक्शन को हम बुराई भी बोलते हैं। फ्रिक्शन को बुराई इसलिए बोला जाता है क्योंकि फ्रिक्शन के कारण बहुत ज्यादा नुकसान होता है। अब जैसे कि मान लो वायर है, मान लो यहां से बिजली की तार निकल रही है, बिजली की तार को अगर मैं हाथ लगा दूंगा, मान लो एक नेगेटिव वायर है, टूटी हुई वायर है, और मैंने बिजली की तार को हाथ लगा दिया ऐसे, तो मुझे करंट लगेगा। मुझे करंट इसलिए लगेगा क्योंकि वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे थे, जैसे कि तुमने 10th क्लास में पढ़ा। अगर वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे तभी तो करंट आएगा, ये चीज तो तुमने पढ़ी होगी। तो उस वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, उनके बीच में टक्कर होगी, उसी टक्कर के कारण उस वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स के बीच में फ्रिक्शन पैदा होगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में टक्कर होती है और उसी टक्कर के कारण फ्रिक्शन पैदा होता है,
ठीक है, और उसी फ्रिक्शन की बदौलत उस वायर के अंदर करंट आता है, और जब भी हम उस टूटी हुई वायर को हाथ लगा देंगे तो वही करंट हमारे अंदर आएगा। मतलब वायर्स के अंदर जो करंट है ना, वो भी फ्रिक्शन के कारण आता है। लेकिन ये बुराई भी है। बुराई क्यों है? क्योंकि मेरे अंदर भी फ्रिक्शन है, मेरे हाथ में फ्रिक्शन है, और अगर मैं इस टूटी हुई वायर को अगर हाथ लगा दूंगा तो वही करंट मेरे अंदर भी आ जाएगा, और अगर करंट मुझे लगता है तो नुकसान हो सकता है। इस दुनिया में मशीनरी टूट जाती है कई बार। मान लो जैसे कि कपड़े सिलने वाली मशीन है, हमने हत्थी घुमाते 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 एक एकदम वो हत्थी टूट गई। वो हत्थी टूटने के पीछे रीजन भी फ्रिक्शनल फोर्स ही होता है। तो इस दुनिया में जितनी भी मशीनरीज के अंदर नुकसान होता है, टूट फूट होती है, वो सारी की सारी किसके कारण होती है? फ्रिक्शन के कारण होती है। मशीन्स चलती भी फ्रिक्शन के कारण है, और मशीन्स टूटती भी फ्रिक्शन के कारण है। ठीक है, मान लो हम ऐसे जा रहे हैं, मान लो हम जा रहे हैं ऐसे, और सड़क के ऊपर जा रहे हैं, और हमें चल रहा है 5 किलोमीटर। लगातार हम स्ट्रेट लाइन में 5 किलोमीटर चलते जा रहे हैं, लेकिन कुछ एक देर के बाद हम थक जाते हैं। हमेशा हम थक जाते हैं। क्यों थकते हैं? क्योंकि हमारे मोशन को अपोज करने के लिए पीछे की तरफ एक फ्रिक्शनल फोर्स लगती होती है, जो हमारे मोशन को अपोज करती है। ठीक है, अब हमारे पैर में कोई पहिए तो है नहीं कि एक एकदम फोर्स लगाई और एक एकदम आगे, हम थके भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, हमें चलना पड़ता है। जब हम वॉक करते हैं ना, तो अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करती है, और वो फ्रिक्शनल फोर्स हमारे मोशन को अपोज करती है। पता चला? तो इस दुनिया में जो भी मोशन होता है उसको अपोज करने के लिए फ्रिक्शनल फोर्स होती है। दो बातें हैं। पहली बात, इस दुनिया में जो भी मोशन हो रहा है फ्रिक्शनल फोर्स के कारण हो रहा है। यहां से तो बात पता चली कि फ्रिक्शन इज नेसेसरी। लेकिन इस दुनिया में जो भी मोशन हो रहा है उसका अपोज भी हो रहा है। कौन कर रहा है उसका अपोज? फ्रिक्शनल फोर्स ही उसका अपोज कर रही है। तो इसलिए बोला जाता है कि फ्रिक्शनल फोर्स इज एविल। मोशन को करवाने के लिए भी और मोशन का अपोज करने के लिए भी फ्रिक्शनल फोर्स रेस्पॉन्सिबल है। इसलिए बोला जाता है कि फ्रिक्शन इज एविल। क्लियर है? उसके बाद जो क्वेश्चन आता था 9th क्लास में, वो आता था कि फ्रिक्शन को हम कैसे बढ़ा सकते हैं और कैसे घटा सकते हैं। मेथड टू इंक्रीज फ्रिक्शन। सबसे पहले तो हम इसके बारे में बात करेंगे, और दूसरी बात है मेथड टू डिक्रीज फ्रिक्शन। मेथड टू डिक्रीज फ्रिक्शन। फ्रिक्शन को डिक्रीज करने के क्या मेथड है और फ्रिक्शन को इंक्रीज करने के क्या मेथड है। सबसे पहले मैं तुम्हें बता रहा हूं कि फ्रिक्शन को इंक्रीज कैसे किया जा सकता है। इसकी एक दो एग्जांपल है। अब जैसे कि मान लो ये शिमला है, ये हमारा गुना नहीं है, ये हमारा शिमला है। शिमला के अंदर बर्फ पड़ती है, तुम्हें पता है। मान लो सड़क के ऊपर बहुत ज्यादा बर्फ जमा हो गई, हमारा चलना मुश्किल हो रहा है, हमारा भागना मुश्किल हो रहा है, साइकिल चलाना मुश्किल हो रहा है, बाइक स्कूटी चलाना मुश्किल हो रहा है। तो हम क्या करेंगे? वहां पे हमारा चलना मुश्किल क्यों हो रहा है? क्योंकि बर्फ है। और ये याद रखना, बर्फ के ऊपर सबसे कम फ्रिक्शन होती है, सबसे कम। एक तो बर्फ और एक जो कांच होता है, बर्फ और कांच पे मिनिमम से मिनिमम फ्रिक्शन होती है। याद रख लो इस बात को। तो जो बर्फ होता है, अगर हम उसके ऊपर चलेंगे तो हम फिसल जाएंगे, गिर सकते हैं, बैलेंस खराब हो सकता है। तो उस बैलेंस को बनाने के लिए वहां पर फ्रिक्शन का बढ़ना जरूरी है। अगर हम बर्फ के ऊपर चलेंगे तो गिरने का डर इसलिए होता है क्योंकि बर्फ के सरफेस के ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स सबसे कम लगती होती है। अगर हम कांच के ऊपर चलेंगे तो कांच के ऊपर चलने से हम गिर सकते हैं, फिसल सकते हैं, क्योंकि कांच के ऊपर या ग्लास के ऊपर या मिरर के ऊपर जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो कम से कम लगती होती है। अगर हम चाहते हैं कि हम कांच के ऊपर चलें और हम गिरे भी ना, तो वहां पर फ्रिक्शनल फोर्स मुझे बढ़ानी पड़ेगी। अगर मैं कहीं पर भी फ्रिक्शनल फोर्स कम है और अगर मैं वहां पर डाल दूं रेत या डाल दूं ये नमक और रेत, कहीं पर भी अगर मैं ऐसी जगह पे डाल दूंगा जहां पर फिसलन है, जहां पर फिसलने का डर है, तो वहां पर फ्रिक्शनल फोर्स बढ़ जाएगी और हमारे गिरने का, फिसलने का डर कम हो जाएगा। अब जैसे कि यहां पर कीचड़ होया पड़ा मान लो, और हम वहां से जाते हैं तो फिसलने का डर तो होगा ही होगा। बारिश में कीचड़ हो जाता है, फिसलने का डर होता है। तो दुकानदार क्या करेगा या घर वाले क्या करेंगे? वहां पर रेत डाल देंगे। जब वहां पर रेत पड़ जाता है ना, तो फिर वहां पर चलना आसान हो जाता है। क्यों? क्योंकि रेत की गिरने से वहां पर फ्रिक्शनल फोर्स बढ़ जाती है। फ्रिक्शनल फोर्स बढ़ाने का तरीका है रेत डाल दो।
और अगर बर्फ के ऊपर चलना है और बर्फ के ऊपर फ्रिक्शन है, हम चल नहीं पा रहे हैं और वहां पर फ्रिक्शनल फोर्स बढ़ानी है, तो वहां पर नमक डाल दो, क्योंकि रेत तो मिलेगा नहीं, नमक डाल दो। तो कहीं पर भी अगर स्मूथ सरफेस होता है, वहां पे अगर तुम सैंड डाल देते हो या सॉल्ट डाल देते हो या सॉल्ट जैसा कोई और मटेरियल डाल देते हो, चीनी हो गई, तो वो फ्रिक्शनल फोर्स को हमेशा इंक्रीज करते हैं। क्लियर है बात? दूसरी बात, एक और तरीका है फ्रिक्शनल फोर्स को इंक्रीज करने का, सरफेस को कर दो रफ। अब जैसे कि मान लो एक तो ये हथेली है, ये हथेली बिल्कुल रफ है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सर्दी के दिनों में क्या हो जाता है, ये हाथ फट जाता है, ठीक है, सॉरी, ये हथेली स्मूथ है, शुरुआत में ये हथेली बिल्कुल स्मूथ है, मैंने तेल लगाया हुआ है, घी लगाया हुआ है और इसको और ज्यादा स्मूथ कर दिया, लेकिन सर्दी के दिनों में यही जो हाथ होता है उसकी ये जो पपड़ियां होती हैं वो फट जाती है, कई बार क्रैक आ जाता है। तो इससे क्या होता है, ये वाला जो सरफेस है वो रफ हो जाता है। एक तो सरफेस हो स्मूथ, एक सरफेस हो रफ, किसकी केस में फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा होगी, रफ सरफेस में या स्मूथ सरफेस में? रफ सरफेस में फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा होगी। एक तो ये सिंपल वाला कागज है, तुम बताओगे अब मेरे को, एक तो ये सिंपल वाला कागज है और एक इसकी जगह पर वो कागज है जिसे हम लोहे के ऊपर का जंग उतारते हैं, किसके अंदर फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा होगी? देखा ऐसा पेपर जिससे जंग उतारा जाता है, क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं? बोलते थे, मुझे भी याद नहीं आ रहा, रेगमार, रेगमार नाम सुना है ना? एक तो ये सिंपल वाला कागज होता है और एक होता है रेगमार। कौन ज्यादा सरफेस स्मूथ होता है, कौन ज्यादा रफ होता है? रफ तो होता है रेगमार और स्मूथ कौन हो गया, ये कागज। तो किसके ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा लगेगी, इसके ऊपर या रेगमार के ऊपर? बताओ, फ्रिक्शनल फोर्स किसके केस में ज्यादा लगेगी, रेगमार के केस में या स्मूथ सरफेस के केस में? रेगमार के केस में, क्योंकि जो रेगमार होता है उसका जो सरफेस होता है वो बहुत ही रफ होता है, बहुत ज्यादा रफ, हमारे हाथ भी कट सकते हैं उससे। तो इतना ज्यादा रफ सरफेस है तो वहां पे फ्रिक्शनल फोर्स भी ज्यादा होगी, ठीक है। अब दूसरा एग्जांपल और लास्ट एग्जांपल, एक तो ये वाला सरफेस है, यहां पे टाइल बिछी हुई है, हमें पता है, और एक बाहर गली वाला सरफेस है, वहां पे पत्थर बिछे हुए हैं, ठीक है, ईंटें बिछी हुई हैं। एक तो बच्चा यहां पर खेलता है, एक बच्चा बाहर गली में खेलता है, गिरने का डर किसकी केस में ज्यादा है, यहां ज्यादा डर है या गली में ज्यादा डर है? यहां ज्यादा डर है। क्यों? क्योंकि ये जो टाइल वाला जो सरफेस है यहां पे चिकनापन ज्यादा है, फ्रिक्शनल फोर्स कम है, इसलिए अगर थोड़ा सा भी पानी अगर यहां पर गिर गया ना, बच्चा फिसल जाएगा, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स कम है। लेकिन बाहर गली में ईंटें लगी हुई होती हैं, इंटरलॉक लगे होते हैं, वो जो सरफेस होते हैं वो ज्यादा खुरदरे होते हैं, ज्यादा रफ होते हैं, अगर तुम उसके ऊपर एक बाल्टी पानी भी डाल दो ना तो वहां पर फिसलन पैदा नहीं होगी, वहां पर फ्रिक्शनल फोर्स नहीं बढ़ेगा, क्योंकि वो जो सरफेस है वो उसकी क्वालिटी है, वो जो सरफेस है उसके अंदर ज्यादा रफनेस है, तो वहां पर फ्रिक्शनल फोर्स भी ज्यादा होगी। तो फ्रिक्शनल फोर्स को बढ़ाने का तरीका है कि सरफेस को स्मूथ ना करो, सरफेस को कर दो रफ, और अगर फ्रिक्शनल फोर्स को घटाना हो तो उसके भी बहुत सारे तरीके हैं। अगर सरफेस रफ हो तो उसको स्मूथ कर दो, पहली बात तो ये है, ठीक है। अब हम बात करते हैं मेथड टू डिक्रीज फ्रिक्शन। फ्रिक्शन को डिक्रीज करने के 3-4 मेथड है। सबसे पहला मेथड, बाय यूजिंग ऑयल। अगर तुम कहीं पर भी अगर तेल का यूज करते हो तो फ्रिक्शन को हमेशा वो डिक्रीज करेगा, ना कि इंक्रीज करेगा। अब जैसे कि ये फर्श है, इस फर्श के ऊपर मैं खड़ा हूं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं फ्रिक्शन के कारण आराम से खड़ा हो सकता हूं। लेकिन अगर मैं यहां पर तेल अगर गिरा दूं, मस्टर्ड ऑयल मैंने गिरा दिया, और अगर कोई मुझे कहता है कि इसके ऊपर तुम्हें एक्टिविटी करनी है या इसके ऊपर खड़ा होना है, तो मेरे लिए बहुत परेशानी वाली बात हो जाएगी, क्योंकि मस्टर्ड ऑयल सरफेस के ऊपर का फ्रिक्शन हमेशा घटाता है, जिसके कारण मैं फिसल भी सकता हूं, ठीक है। दूसरी बात, बाय यूजिंग लुब्रिकेंट्स। लुब्रिकेंट्स का मतलब होता है ग्रीस। जैसे कि हम साइकिल ठीक करवाने जाते हैं या कोई भी ऑटो रिक्शा ठीक करवाने जाते हैं या बाइक ठीक करवाने जाते हैं, तो वो क्या करता है, ग्रीस का यूज करता है, ठीक है। अब ये पंखा है, ये पंखा जब पुराना हो जाएगा तो ये आवाज करने लग जाएगा, हम चाहते हैं कि आवाज ना करे, तो मैकेनिक आएगा, सबसे पहले वो क्या करेगा, इसको खोल के हर एक पार्ट्स के अंदर ग्रीस देगा। ग्रीस देने से क्या होता है, फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा डिक्रीज करती है।
सिलाई मशीन होती है, सिलाई मशीन जो होती है कई बार वो आवाज करती है, तो जो उसको यूज करते हैं वो क्या करेंगे, जो छेद होते हैं उसके अंदर ऑयल डाल देंगे। ऑयल डालने से, लुब्रिकेंट्स डालने से, ग्रीस लगाने से हमेशा फ्रिक्शनल फोर्स डिक्रीज करती है। क्लियर है? उसके बाद है बाय द प्रोसेस ऑफ स्ट्रीमलाइनिंग। स्ट्रीमलाइनिंग बाय द प्रोसेस ऑफ स्ट्रीमलाइनिंग। ये जो स्ट्रीमलाइनिंग है ये एक इंपॉर्टेंट वर्ड है और ये तुम्हारे लिए नया वर्ड भी है। अब जैसे कि नाव होती है, शिप होती है बड़ी बड़ी, उसके जो कोने होते हैं वो बिल्कुल ऐसे होते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लो तुमने एक शिप ले ली, ये शिप है मान लो, ठीक है। ये शिप के दो कोने हैं, एक कोना ये और एक कोना ये। क्या कोने ऐसे होते हैं या फिर कोने ऐसे होते हैं? कैसे होते हैं शिप के कोने? बताओ कैसे होते हैं? ऊपर वाला या नीचे वाला? नीचे वाले की तरह होते हैं। जैसे कि अगर तुम कागज की नाव बनाओगे ना, कागज की नाव के जो कोने होते हैं वो बिल्कुल एक चाकू की तरह होते हैं, मतलब उनके अंदर धार होती है, ऐसे नहीं होता, ठीक है। अब जैसे कि एरोप्लेन होता है, एरोप्लेन कैसे होता है? एरोप्लेन ऐसा ही होता है। इसका आगे का जो मुंह होता है वो बिल्कुल संकरा सा होता है, बिल्कुल नुकीला सा होता है। नुकीलेपन को हम बोलते हैं स्ट्रीमलाइनिंग। मछली होती है, मछली का जो मुंह होता है वो बाकी शरीर के मुकाबले में थोड़ा सा नुकीला होता है, ऐसे होता है, ऐसे। उसी तरीके से बड़े बड़े जो पानी वाले जहाज होते हैं, नाव होते हैं, उनके जो सिरे होते हैं वो भी नुकीले होते हैं, ऐसे। उसी तरीके से हवाई जहाज होता है, जेट प्लेन्स होते हैं, जेट प्लेन्स हो या हवाई जहाज हो, उनके जो मुंह होते हैं वो भी ऐसे होते हैं, बिल्कुल मछली की तरह। मछली की तरह मुंह होना उसको हम बोलते हैं स्ट्रीमलाइनिंग। स्ट्रीमलाइनिंग का मतलब होता है आगे और पीछे वाला पोर्शन बिल्कुल नैरो होना, ठीक है। इससे क्या होगा? इससे फ्रिक्शनल फोर्स कम से कम लगेगी। अब सोच के देखो, मान लो ये एरोप्लेन है, ठीक है, एरोप्लेन है, कॉपी नहीं है। एक तो एरोप्लेन चल रहा है ऐसे और एक एरोप्लेन जा रहा है ऐसे। फ्रिक्शनल फोर्स ऐसे वाले में ज्यादा कम होगी, क्योंकि ऐसे वाले जैसे कि ये एरोप्लेन है, इसका ये जो एंड है या ये जो शुरुआत है वो बिल्कुल नैरो है, ठीक है। अगर वो ऐसे जाएगी तो हवा को चीरती हुई जाएगी, हवा सारी की सारी ऊपर से और नीचे से निकल जाएगी और ये एरोप्लेन आसानी से आगे जा सकता है। लेकिन अगर ये आगे का मुंह एरोप्लेन का अगर ऐसे हो, लंबा चौड़ा, तो ये जब ऐसे जाएगी ना, हवा सारी की सारी इसके साथ टकराएगी। जब सारी हवा अगर इसके साथ टकराएगी तो हवा इसको, एरोप्लेन को आगे बढ़ने देगी या उस मोशन का अपोज करेगी? मोशन का अपोज करेगी। इसलिए अगर कोई भी चीज हो, उसका जो मुंह है अगर वो बिल्कुल नैरो होता है, स्ट्रीमलाइंड होता है, तो वो एयर फ्रिक्शन को हमेशा कम करती है। अब कोई भी तुम कागज लेते हो, कागज से तुम पानी वाला जहाज बना दो या कागज से तुम एरोप्लेन बना दो उड़ने वाला, तो उसका जो सिरा होता है, उसका जो एंडिंग पॉइंट होता है या जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो बिल्कुल नैरो बनाओगे तुम। मछली का जो मुंह होता है वो नैरो इसलिए होता है क्योंकि मछली को पानी में तैरना होता है और पानी के अंदर भी होता है फ्रिक्शन। उस फ्रिक्शनल फोर्स को कम करने के लिए उसका जो मुंह है वो भगवान ने ऐसे नैरो बनाया है ताकि वो आसानी से पानी को पार कर सके, ठीक है। एरोप्लेन है, एरोप्लेन का जो मुंह होता है वो ऐसे नैरो होता है। नैरो इसलिए होता है क्योंकि उसको हवा में उड़ना होता है और हवा के कारण होता है फ्रिक्शन। उस फ्रिक्शनल फोर्स को कम करने के लिए एरोप्लेन का जो मुंह है वो नैरो बनाया जाता है, ठीक है। उसी तरीके से हवाई जहाज है, हवाई जहाज का जो मुंह है या जो पीछे वाला हिस्सा होता है वो बिल्कुल नैरो बनाया जाता है। वो नैरो इसलिए बनाया जाता है क्योंकि उसको पानी में चलना होता है और पानी में होता है फ्रिक्शन। फ्रिक्शनल फोर्स को कम करने के लिए उसका नाव का या जहाज का आगे का पोर्शन और पीछे का पोर्शन बिल्कुल नैरो किया जाता है ताकि फ्रिक्शनल फोर्स को घटाया जा सके। पता चला? तो ये थे मेथड फ्रिक्शन को इंक्रीज करने के और फ्रिक्शन को डिक्रीज करने के। अब हम पढ़ते हैं +1 की बातें। ये तो 9th क्लास की बातें थी जो कि इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थी। अब है +1 की बातें। जब ये फ्रिक्शन का जो टॉपिक आया दुनिया में
तो इसके साथ दो कंसेप्ट आए, दो कंसेप्ट। पहला कंसेप्ट है ओल्ड व्यू और दूसरा कंसेप्ट है न्यू व्यू, या फिर इसको हम बोलते हैं मॉडर्न व्यू। एक तो ओल्ड व्यू के हिसाब से फ्रिक्शन के टॉपिक को एक्सप्लेन किया जा सकता है, एक मॉडर्न व्यू के हिसाब से फ्रिक्शन के टॉपिक को इंक्रीज किया जा सकता है। ठीक है, अब मान लो ये पहली हथेली है, मेरी हथेली है, ये दूसरी हथेली है। अब तुम मुझे बताओ, अगर मैं इस हथेली को इस हथेली के ऊपर ऐसे रख दूं तो क्या ये हथेली अपने आप फिसल जाएगी या इसके ऊपर टिकी रहेगी? टिकी रहेगी। उसके पीछे टिकने का रीजन यही है कि इसके जो अंदर की जो इरेगुलरिटीज है ना और इसकी जो इरेगुलरिटीज है वो आपस में लॉक हो जाती हैं। अब दिखने को ये वाला जो सरफेस है वो बिल्कुल तुम्हें स्मूथ लग रहा होगा, लेकिन तुम्हें ऊपर से लग रहा है स्मूथ। अगर मैं इसको माइक्रोस्कोप से देखूं ना, बिल्कुल बारीकियों से देखूं, अंदरूनी चीजों को देखूं, तो इस स्मूथ सरफेस के अंदर बहुत सारी इरेगुलरिटीज है, बहुत सारी इरेगुलरिटीज। अब ये कॉपी है, अगर मैं इसके ऊपर हाथ अगर फेरूं तो बहुत अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि ये सरफेस बहुत ही स्मूथ है। अगर मैं इसको माइक्रोस्कोपिक लेवल तक जाऊं, अगर मैं इसको बारीकियों से स्टडी करूं, छोटे छोटे पॉइंट को भी स्टडी करूं, माइक्रोस्कोप से स्टडी करूं, तो इस सरफेस के ऊपर बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स हैं, अप्स एंड डाउन्स, उबड़ खाबड़ सरफेस है ये, जिसको हम बोलते हैं इरेगुलरिटीज। ठीक है, बस फर्क ये है कि जो बर्फ होती है आइस और जो ग्लास होता है या जिसको हम कांच बोलते हैं, जिसको हम मिरर बोलते हैं, आइस और मिरर के सरफेस के ऊपर इरेगुलरिटीज सबसे कम होती है। लेकिन आइस और मिरर को छोड़ के इस दुनिया में जितनी भी बॉडीज हैं उन सभी के ऊपर इरेगुलरिटीज सबसे ज्यादा होती है। चाहे हम इस बेंच की बात कर लें, चाहे हम हथेली की बात कर लें, चाहे इस बोर्ड की बात कर लें, चाहे हम दीवार की बात कर लें या किसी और चीज की बात कर लें, उन सारे के सारे सरफेस के ऊपर दुनिया भर की इरेगुलरिटीज होती ही होती है, चाहे वो सरफेस कितना ही हमें स्मूथ नजर क्यों ना रहा हो। अब ये कॉपी हमें कितनी स्मूथ नजर आ रही है, लेकिन ये दिखने को स्मूथ है। अगर मैं इसके माइक्रोस्कोपिक लेवल तक जाऊं ना तो इस सरफेस के ऊपर अनगिनत इरेगुलरिटीज है। ठीक है, और ये बात याद रखना, इस दुनिया में दो ही बॉडी है जिसके ऊपर इरेगुलरिटी सबसे कम होती है, एक तो होता है ग्लास, एक होता है बर्फ। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहां पे दो बॉडीज की बात करते हैं। पहली बॉडी तो होगी ये वाली हथेली, दूसरी बॉडी ये वाली हथेली होगी। ये वाला सरफेस भी बिल्कुल स्मूथ लग रहा है, ये वाला सरफेस भी बिल्कुल स्मूथ लग रहा है। अगर मैं इस सरफेस को इस सरफेस के ऊपर अगर ऐसे रख दूं तो ये हाथ यहां पर टिक जाएगा, ये अपने आप नहीं फिसलेगा। अगर ये हाथ अपने आप फिसल जाता ना तो ये तुम मान के चलते कि इसके अंदर भी इरेगुलरिटीज नहीं है और यहां पर भी इरेगुलरिटीज नहीं है। लेकिन ये तो हथेली है, हथेली को हथेली के ऊपर रखोगे तो ये नहीं फिसलेंगे। लेकिन अगर तुम बर्फ के ऊपर बर्फ रखोगे तो क्या वो फिसलेंगे या नहीं फिसलेंगे? फिसलेंगे। ये तुमने नॉर्मली देखा होगा, बर्फ बर्फ के साथ जल्दी चिपक भी जाता है और बर्फ बर्फ के ऊपर फिसलता भी है। अगर बर्फ के ऊपर बर्फ रख दें या कांच के ऊपर कांच रख दें, वो बहुत जल्दी फिसलता है। क्यों फिसलता है? क्योंकि बर्फ के इस सरफेस के ऊपर इरेगुलरिटीज बहुत कम होती है और बर्फ के इस सरफेस के ऊपर भी इरेगुलरिटीज बहुत कम होती है। जब हम इस सरफेस को इस सरफेस के साथ रखते हैं ना तो इरेगुलरिटीज बहुत कम होने के कारण उनका इफेक्ट ही नहीं होता, जिसके कारण फ्रिक्शनल फोर्स बहुत कम होती है, जिसके कारण एक बर्फ दूसरे बर्फ के ऊपर फिसल जाती है। ठीक है, लेकिन अब हम बात करते हैं दो ऐसी बॉडी की जिसकी सरफेस के ऊपर दुनिया भर की अनगिनत इरेगुलरिटीज है। और इरेगुलरिटीज का मतलब होता है ये वाला अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। ठीक है, जब हम एक हथेली के ऊपर दूसरी हथेली को रखते हैं तो रियलिटी में ये थ्योरी क्या कहती है कि इसके इरेगुलरिटीज और इसके इरेगुलरिटीज एक दूसरे के साथ लॉक हो जाते हैं। ठीक है, जब ये दोनों ही इरेगुलरिटीज अगर एक दूसरे के साथ लॉक हो गए तो ये बॉडी इस बॉडी के ऊपर टिक जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर मुझे इस ऊपर वाली बॉडी को मूव करवाना हो तो मुझे फोर्स लगानी पड़ेगी, बिना फोर्स लगाए वो बॉडी आगे नहीं सरकने वाली। क्लियर है? अब जैसे कि ये मार्कर है, इस मार्कर को मैंने अपने इस हथेली के ऊपर रख दिया तो ये रख दिया, ये अपने आप तो मूव नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा?
क्योंकि इस सरफेस की इरेगुलरिटी और इस हथेली की इरेगुलरिटी आपस में लॉक हो चुकी है। ठीक है, कैसे होती है लॉक वो देखो। मान लो ये पहला सरफेस है, मान लो ये दूसरा सरफेस है। अगर दोनों सरफेस को अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये वाला सरफेस भी बिल्कुल स्मूथ है और ये वाला सरफेस भी बिल्कुल स्मूथ है। ये सरफेस इसके ऊपर अगर हम रख दें तो ऐसे होगा। अगर हम दूर से देखेंगे तो ये सरफेस इसके ऊपर होगा, लेकिन अगर मैं इसके माइक्रोस्कोपिक लेवल को देखूंगा ना तो क्या होगा, ये जो सरफेस है इसके अंदर बहुत सारी ऐसी इरेगुलरिटीज होती हैं इस सरफेस के अंदर, और ये वाला जो सरफेस है इसके अंदर भी बहुत सारी इरेगुलरिटीज होती हैं। और इरेगुलरिटीज का मतलब होता है अप एंड डाउन। जब हम इस सरफेस को इस सरफेस के ऊपर रखेंगे तो ये वाली जो इरेगुलरिटीज है और ये वाली जो इरेगुलरिटीज है वो आपस में ऐसे इंटरलॉक हो जाती है। ऐसे इरेगुलरिटीज का आपस में लॉक हो जाना, वहीं से पैदा होता है फ्रिक्शन। अगर ये दो चीजें अगर आपस में लॉक हो गई और अगर मुझे इस चीज को अगर निकालना हो तो फोर्स तो लगानी पड़ेगी ना। अब ये है, इस बॉडी को इस बॉडी के ऊपर रख दिया, इसकी इरेगुलरिटीज और इसकी इरेगुलरिटीज आपस में इंटरलॉक हो गई, और अगर मुझे इस बॉडी को आगे मूव करवाना हो तो मुझे फोर्स तो लगानी पड़ेगी। किसके अगेंस्ट? उस इरेगुलरिटीज के अंदर जो फोर्स लग रही है उसके अगेंस्ट। ठीक है, तभी जाके ये बॉडी आगे मूव कर सकती है, वरना मूव नहीं कर सकती। अब इसकी इरेगुलरिटीज इसके साथ अगर फंस जाए तो बिना फोर्स लगाए ये बॉडी इसके ऊपर मूव नहीं कर सकती। जब तक मैं एफ फोर्स नहीं लगाऊंगा तब तक ये बॉडी आगे मूव नहीं कर सकती। ठीक है, तो इरेगुलरिटीज के अंदर इरेगुलरिटीज का फंसना वो तो हो गया ओल्ड व्यू, पुरानी बात। अब नई बात क्या होती है, अब हम वो देखते हैं। मॉडर्न व्यू क्या कहता है? मॉडर्न व्यू ने इस बात के लिए इनकार नहीं किया था कि इरेगुलरिटीज नहीं होती हैं। ये पहली बॉडी है और ये पहली बॉडी की इरेगुलरिटीज है। ये दूसरी बॉडी है, ये दूसरी बॉडी की इरेगुलरिटीज है। ऐसे, ठीक है। मैंने क्या किया, इस बॉडी को इस बॉडी के साथ टच करके रख दिया। ठीक है, जैसे ही मैं इस बॉडी को इस बॉडी के साथ ऊपर रखता हूं तो क्या होता है, ये तो पहली बॉडी थी और इसके साथ मैं दूसरी बॉडी को रख देता हूं ऐसे, इस बॉडी के ऊपर इस बॉडी को रख दिया। अब यहां पे इस बॉडी का ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट आपस में कांटेक्ट में आ रहा है ना। यहां पे दोनों बॉडीज आपस में कांटेक्ट में आ रही हैं, यहां पे आपस में दोनों बॉडीज कांटेक्ट में आ रही हैं, यहां पे आपस में दोनों बॉडीज कांटेक्ट में आ रही हैं। एक्चुअली में जो चीज दिखती है वो चीज होती नहीं है। अगर मैं इस बॉडी की बात करूं, ये बॉडी के जो इरेगुलरिटीज है ये हमें अपनी नेकेड आई से दिखाई नहीं देंगे। हमें क्या दिखाई देगी? दो बॉडी, पहली बॉडी ये, दूसरी बॉडी ये। अगर मैं इस बॉडी को इस बॉडी के ऊपर रख दूं तो क्या दिखाई देगा हमें? एक तो ये बॉडी और एक ऐसी बॉडी। इस बॉडी के ऊपर मैंने इस बॉडी को ऐसे रख दिया और ऐसे लगेगा जैसे कि ये बॉडी इस बॉडी के ऊपर पड़ी हुई है, और ये है पूरा एरिया ऑफ कांटेक्ट। मतलब ये जो पूरा एरिया है ना वो इस हथेली के कांटेक्ट में आ रहा है। इसको हम बोलते हैं अपीयरेंट एरिया ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, ये जो एरिया ऑफ कांटेक्ट है जिसके अंदर दोनों ही बॉडी एक दूसरे के साथ टच कर रही है, ऐसे को हम बोलते हैं अपीयरेंट एरिया ऑफ कांटेक्ट। लेकिन यहां पर अगर देखा जाए तो बॉडीज के सरफेस के ऊपर इरेगुलरिटीज होने के कारण ये वाला जो पार्ट है और ये वाला जो पार्ट है वो तो आपस में टच ही नहीं कर रहे। ये वाला पार्ट आपस में टच नहीं कर रहे, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट आपस में टच नहीं कर रहे। कर क्या रहा है? यहां पर दोनों बॉडीज आपस में टच कर रही हैं, यहां पे दोनों बॉडीज आपस में टच कर रही हैं। ये पोर्शन ऐसा पोर्शन है जहां पर बॉडीज एक दूसरे के साथ टच में है। तो इनको हम बोलते हैं एक्चुअल एरिया ऑफ कांटेक्ट। एक्चुअल एरिया ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, अगर मैं अपनी हथेली के ऊपर इस हथेली को रख दूं
तो ये वाला कहलाएगा ये अपीरेंट एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। लेकिन अगर मैं इस हथेली के ऊपर इस हथेली को रखूंगा तो इसके जो इरेगुलरिटीज होंगी वहीं पर टच होंगे दोनों बॉडीज, यहां 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 यहां। ये कुछ ऐसे पॉइंट है जहां पर दोनों बॉडीज आपस में कांटेक्ट में है। रियलिटी में ये वाला पार्ट इस पार्ट के कांटेक्ट में नहीं है, ये वाला पार्ट इस पार्ट के कांटेक्ट में नहीं है, ये वाला पार्ट इस पार्ट के कांटेक्ट में नहीं है। तो इसलिए ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ना, इसको हम बोलते हैं एक्चुअल एरिया ऑफ कांटेक्ट। ये दो बातें याद रखना जरूर, क्योंकि इसी के बेसिस पर आगे थ्योरी आएगी। एक होता है अपीरेंट एरिया ऑफ कांटेक्ट, अगर मैं किसी भी बॉडी को किसी भी बॉडी के ऊपर रख दूं तो ये जो सरफेस है वो कहलाता है अपीरेंट एरिया ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। लेकिन ये जो पॉइंट है वो एक्चुअल एरिया ऑफ कांटेक्ट कहलाता है, ठीक है। अब बात ये है कि न्यू व्यू कहता क्या है। न्यू व्यू ने एक बात कही थी कि ये जो सरफेस है और ये जो सरफेस है, जहां पे ये दोनों सरफेस मीट कर रहे हैं, ये वाले पॉइंट, यहां पे लगती है एक फोर्स, और ऐसी फोर्स को हम बोलते हैं फोर्स ऑफ एडहेजन। फोर्स ऑफ एडहेजन, फोर्स ऑफ एडहेजन का मतलब एडहेसिव फोर्स, ये तुमने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। दो अलग अलग सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाली फोर्स को हम बोलते हैं फोर्स ऑफ एडहेजन। अब जैसे कि मेरा हाथ है, इसके अंदर के मॉलिक्यूल्स, और ये बोर्ड है, इसके अंदर के मॉलिक्यूल्स, इन दोनों के बीच में लगने वाली फोर्स को हम फोर्स ऑफ एडहेजन बोलते हैं, ठीक है। अब ग्लास के अंदर पानी डालते हो, फिर पानी को तुम डोल देते हो, तो ग्लास के सरफेस के साथ साथ पानी की कुछ बूंदें लगी रह जाती है, नहीं लगी रह जाती है? वो पानी की बूंदें लगी रह जाती हैं, क्यों? क्योंकि पानी की बूंद एक अलग मटेरियल है, ग्लास का सरफेस एक अलग मटेरियल है। पानी के मॉलिक्यूल्स और ग्लास के सरफेस के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगती है ना, ऐसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम बोलते हैं फोर्स ऑफ एडहेजन। दो अलग अलग सब्सटेंसेस के मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाली फोर्स फोर्स ऑफ एडहेजन कहलाती है। तो यहां पे ये तो पहला सब्सटेंस था, इसके भी मॉलिक्यूल है, ये दूसरा सब्सटेंस था, इसके भी मॉलिक्यूल है। दो अलग अलग सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स के बीच में इन पॉइंटों के ऊपर लगती है फोर्स, और ऐसी फोर्स को हम क्या बोलते हैं? फोर्स ऑफ एडहेजन। और यही फोर्स ऑफ एडहेजन एक्चुअली में कहलाती है फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। यह थ्योरी कहलाती है न्यू व्यू या फिर मॉडर्न व्यू। ओल्ड व्यू के हिसाब से दो सरफेस के अंदर, सरफेस के ऊपर हमेशा इरेगुलरिटीज होती है। एक सरफेस को दूसरे के ऊपर रख दोगे, इरेगुलरिटीज फंस जाएगी एक दूसरे के अंदर, उसी को हम बोलते हैं फ्रिक्शन। लेकिन मॉडर्न व्यू क्या कहता है कि दो सरफेस है, दोनों के सरफेस के ऊपर इरेगुलरिटीज होती हैं, लेकिन जब हम एक सरफेस को दूसरे सरफेस के ऊपर रखते हैं तो जो अपीरेंट एरिया ऑफ कांटेक्ट होंगे ना, वहां पे फोर्स ऑफ एडहेजन लगेगी, और उसी फोर्स ऑफ एडहेजन को हम बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। पता चला? ये एक पुरानी सोच है, ये एक नई सोच है, लेकिन दोनों ही ट्रू है। कोई डाउट यहां तक? उसके बाद फ्रिक्शन एक्चुअली में दो तरीके से स्टडी किया जा सकता है, दो तरीके से। पहला तरीका है एक्सटर्नल फ्रिक्शन, और दूसरा तरीका है इंटरनल फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन को हम दो तरीके से स्टडी कर सकते हैं, एक तो है एक्सटर्नल फ्रिक्शन और एक है इंटरनल फ्रिक्शन। इस दुनिया में हर दो बॉडीज के बीच में लगने वाली फ्रिक्शनल फोर्स एक्सटर्नल फ्रिक्शन कहलाती है। अगर मैं खड़ा हूं तो मेरे पैर और धरती के बीच में जो भी फ्रिक्शनल फोर्स लग रही है वो एक्सटर्नल फ्रिक्शन है। अगर मैं लिख रहा हूं मार्कर के साथ, तो मार्कर का ये वाला पॉइंट और बोर्ड के बीच में जो भी फ्रिक्शनल फोर्स लगती है उसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल फ्रिक्शन, ठीक है। अब बात यह है कि इंटरनल फ्रिक्शन क्या होता है। इंटरनल फ्रिक्शन किसी भी लिक्विड के अंदर लगने वाला फ्रिक्शन होता है। यह याद रखना, यह अंतर है बहुत बड़ा। ये तो आएगी बात आगे 6th या 7th यूनिट के अंदर आएगी, और ये बात आ रही है अभी 3rd यूनिट के अंदर। एक्सटर्नल फ्रिक्शन पानी के अंदर नहीं लगता, पानी के बाहर हर दो बॉडीज के बीच में लगने वाला फ्रिक्शन एक्सटर्नल फ्रिक्शन कहलाता है, ठीक है। पानी के अंदर या पानी जैसे किसी भी फ्लूइड के अंदर, किसी भी लिक्विड के अंदर अगर दो लेयर्स के बीच में अगर फ्रिक्शनल फोर्स लगती है तो ऐसी फ्रिक्शनल फोर्स को हम क्या बोलते हैं? इंटरनल फ्रिक्शन।
अब जैसे कि मान लो यहां पर तालाब है, नहर है, नदी है, समुद्र है, कुछ भी है, पानी का सोर्स है। अगर मैं यहां पर तैरना चाहता हूं तो अगर मैं सोच लूं कि मुझे तैरना है तो बस सोचना काफी है तैरने के लिए कि मुझे हाथ पैर मारने पड़ेंगे? हाथ पैर मारने पड़ेंगे या फिर बस सोचता रहूं कि हाँ तैरूंगा तो अपने आप तैर जाऊंगा? कैसा पॉसिबल है? सोचने से कुछ नहीं होता, हमें करना पड़ता है। अब मैं क्या करूंगा, पानी है, पानी के अंदर हमें और हम हाथ पैर मार रहे हैं। हाथ पैर मारने से ही हम आगे बढ़ते हैं ना। हम आगे हाथ पैर मारने से क्यों बढ़ते हैं? क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स होती है पानी के अंदर। पानी के अंदर लहरें होती हैं, लेयर्स होती हैं, और हर दो लेयर्स के बीच में एक फोर्स लगती है जो हमारे मोशन को अपोज करती है। ठीक है, उस मोशन की अपोजिट में, उस अपोजिंग फोर्स की अपोजिट में मुझे वर्क करना पड़ता है और अपने हाथ पैर को मार के अपने आप को आगे बढ़ाना होता है। क्लियर है? तो पानी की हर दो लहरों के बीच में लगने वाली फोर्स इंटरनल फ्रिक्शनल फोर्स कहलाती है। ठीक है, पानी या पानी जैसे कोई भी लिक्विड या फ्लूइड के अंदर दो लेयर के बीच में लगने वाली फोर्स इंटरनल फ्रिक्शनल फोर्स है। लेकिन पानी से बाहर इस दुनिया में कितने सब्सटेंसेस हैं? उन सब्सटेंसेस के सरफेसेस के बीच में लगने वाली फ्रिक्शनल फोर्स को हम बोलते हैं एक्सटर्नल फ्रिक्शनल फोर्स। ये फर्क है, ये याद रख लोगे। उसके बाद टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन कितने तरीके का होता है और हम उसको कैसे कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? फ्रिक्शन 3 तरीके का होता है। सबसे पहला होता है स्टैटिक फ्रिक्शन। यह है पहली टाइप फ्रिक्शन की। दूसरी चीज होती है लिमिटिंग फ्रिक्शन। और तीसरी चीज होती है काइनेटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन को हम लिखते हैं Fs से, लिमिटिंग फ्रिक्शन को हम लिखते हैं Fl से, और काइनेटिक फ्रिक्शन को हम लिखते हैं Fk से। अप्लाइड फोर्स को इस चैप्टर के अंदर P से लिखा जाता है, कैपिटल P से, लेकिन जो फ्रिक्शनल फोर्स होती है उसको F से लिखा जाता है। ये याद रखना, ठीक है। अभी तक तुमने F को क्या माना है? फोर्स, लेकिन यहां पर F का मतलब है फ्रिक्शनल फोर्स और P का मतलब होगा अप्लाइड फोर्स। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं एक एक करके। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है और काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है। ठीक है, स्टैटिक का मतलब क्या हो सकता है? क्या हो सकता है स्टैटिक? क्या होता है स्टैटिक? नहीं पता? ठहरना। स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट। ठीक है, रेस्ट, ये याद रखना। दूसरी चीज है लिमिटिंग। अब लिमिटिंग का क्या मतलब है? अब जैसे कि मान लो दो दोस्त हैं, दोनों दोस्त बहुत ही अच्छे थे, लेकिन किसी भी बात को लेकर उनके बीच में एक डिस्प्यूट हो गया। वो जो पहला दोस्त है वो दूसरे दोस्त की सारी बातें सुन रहा है और सोच रहा है कि ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं, लेकिन एक हद हो जाती है। हद होती है किसी बात की कि वो फालतू बोलने लग गया। ये जो पहला दोस्त है उसने पहले तो बहुत ज्यादा सब्र किया, लेकिन अब सब्र नहीं कर पा रहा, तो ये फाइनली उस बंदे को क्या बोलेगा कि तू अपनी लिमिट को क्रॉस कर रहा है। बोल सकता है ना कि तू अपनी हद पार कर रहा है, तो अपनी लिमिट को क्रॉस कर रहा है। उसी से रिलेटेड है लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है, काइनेटिक फ्रिक्शन के अंदर एक वर्ड है काइनेटिक, और काइनेटिक का मतलब होता है मूव करना या बॉडी का मोशन में होना। ठीक है, तो यहां पे 3 फ्रिक्शन है। एक तो फ्रिक्शन तब जब बॉडी रेस्ट पे होती है, एक फ्रिक्शन तब जब बॉडी मूव करने की लिमिट को जस्ट क्रॉस कर देती है, मूव करने ही वाली होती है, और एक तब जब बॉडी मूव कर रही होती है। 9th क्लास में हमने क्या पढ़ा? 9th क्लास में हमने ये पढ़ा कि अगर कोई भी बॉडी एक जगह से दूसरी जगह तक अगर मूव करती है तो उस टाइम एक फ्रिक्शनल फोर्स उस बॉडी का हमेशा अपोज करती है, अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, ऐसे फ्रिक्शन को हम फ्रिक्शन बोलते थे 9th क्लास में, लेकिन +1 कहती है कि ऐसे फ्रिक्शन को हम काइनेटिक फ्रिक्शन बोलेंगे। काइनेटिक फ्रिक्शन का मतलब है कि अगर इस दुनिया में कोई भी बॉडी है जो उड़ रही हो या जो चल रही हो, जो मूवमेंट कर रही हो या भाग रही हो, उसके ऑपोजिट में
एक फोर्स लगती है जो उसके मोशन को अपोज करती है। ऐसी फोर्स को हम क्या बोलते हैं? काइनेटिक फ्रिक्शन। ये चीज हमने 9th क्लास में पढ़ ली थी। लेकिन काइनेटिक फ्रिक्शन यहां पर बाद की बात है। पहले हमें पढ़ना है स्टैटिक फ्रिक्शन, फिर हमें पढ़ना है लिमिटिंग फ्रिक्शन, फिर हमें पढ़ना है काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, अब स्टैटिक फ्रिक्शन को समझो। सबसे पहले स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है? मैं यहां पे खड़ा हूं ऐसे, मैं अपना एग्जांपल नहीं लेता, यहां पे मैं बॉडी का एग्जांपल लेता हूं। मान लो ये सरफेस है और इस सरफेस के ऊपर एक ब्लॉक पड़ा हुआ है, ये ब्लॉक है। इस ब्लॉक को मैंने एक नाम दे दिया ब्लॉक ए। ठीक है, मुझे ये बात पता है कि अगर मैं यहां पे 20 न्यूटन की फोर्स अगर लगाऊंगा तो ये बॉडी अपने आप मूव करेगी। ठीक है, ये चीज तो तुमने 9th क्लास में देखी होगी और इन दिनों भी देखी होगी कि जो बॉडी है अगर उसके ऊपर अगर हम फोर्स ना लगाएं तब तक वो बॉडी मूव नहीं कर सकती। अब मैं ये मार्कर को यहां पर रख देता हूं, हथेली के ऊपर रख देता हूं। हथेली के ऊपर मार्कर पड़ा है और मैं चाहता हूं कि मार्कर मूव करे, तो मुझे फोर्स तो लगानी पड़ेगी ना। बिना फोर्स लगाए तो ये मार्कर मूव नहीं कर सकता। उसी तरीके से ये सरफेस है, सरफेस के ऊपर एक ब्लॉक पड़ा हुआ है और मुझे एक बात पता है कि जब तक मैं इस डायरेक्शन में अप्लाइड फोर्स नहीं लगाऊंगा तब तक ये ब्लॉक यहीं पर रहेगा, वो मूव नहीं कर सकता। ठीक है, लेट कर लिया कि इस ब्लॉक के ऊपर कम से कम अगर मैं 20 न्यूटन की फोर्स लगाऊंगा, 20 न्यूटन की, तब जाके ये बॉडी एक जगह से दूसरी जगह मूव करेगी। लेट कर लिया, तो अब तुम मुझे बताओ, शुरुआत में मैं अप्लाइड फोर्स लगाता हूं 1 न्यूटन, तो क्या ये बॉडी मूव करेगी? नहीं करेगी। 2 न्यूटन की फोर्स लगाता हूं तो भी नहीं करेगी। 15 न्यूटन की फोर्स लगाता हूं तो भी नहीं करेगी। 18 न्यूटन की फोर्स लगाता हूं तो भी नहीं करेगी। 19 न्यूटन की फोर्स लगाता हूं तो भी नहीं करेगी। जैसे ही मैं 20 न्यूटन की फोर्स लगाता हूं वो बॉडी मूव करना स्टार्ट कर देती है। यही बताया मैंने अभी तक। अब देखो, मैं यहां पे फोर्स लगाता हूं और ये है अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन, और अप्लाइड फोर्स को हम किसे बोलते हैं? पी से बोलते हैं। ठीक है, जैसे जैसे अप्लाइड फोर्स लगाओगे वैसे वैसे पीछे की तरफ हमेशा क्या लगेगी? फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, अगर मैं खड़ा हूं ना तो फ्रिक्शनल फोर्स की बदौलत ही खड़ा हूं। अगर ये बॉडी यहां पर पड़ी हुई है तो फ्रिक्शनल फोर्स की बदौलत ही पड़ी हुई है। अब यहां पे 2 तीर के निशान तुम्हें दिखाई दे रहे होंगे। एक तीर का निशान तो मैंने बनाया यहां पे जो अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन दिखाएगा, और एक मैंने तीर का निशान बनाया सरफेस के साथ जिसको हम फ्रिक्शनल फोर्स बोलते हैं। और ये याद रखना, फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा ग्राउंड के साथ ही लगती है। अगर 2 बॉडीज हैं, एक पहली बॉडी ये, दूसरी बॉडी ये, दोनों बॉडी के बीच में ही तो फ्रिक्शनल फोर्स लगेगी, हवा में तो नहीं लगेगी ना फिलहाल। अब यहां पे क्या हो रहा है? ये बॉडी है और ये ग्राउंड है। बॉडी और ग्राउंड यहां पर कांटेक्ट में है तो यहीं पर लगेगी फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, एरिया ऑफ कांटेक्ट वहीं पर लगती है फ्रिक्शनल फोर्स। अब यहां पे ये P का मतलब है अप्लाइड फोर्स और F का मतलब है फ्रिक्शनल फोर्स। सबसे पहली बात, मैं लगाता हूं 1 न्यूटन की फोर्स, अप्लाइड फोर्स मैंने कर दी 1 न्यूटन, तो उस टाइम मैंने फोर्स को बढ़ाया। जैसे ही मैं अप्लाइड फोर्स को बढ़ाता हूं ना, उसी के साथ ये फ्रिक्शनल फोर्स भी बढ़ती है और ये बॉडी क्या मूव करेगी? मूव करेगी क्या 1 न्यूटन फोर्स के साथ? नहीं करेगी। जब मैं 1 न्यूटन की फोर्स लगाता हूं ना, पहले तो शुरुआत में इसके ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लग रही थी, लेकिन अब मैं लगाता हूं 1 न्यूटन की फोर्स इस तरफ, और हमें यह बात पता है कि इसको मूव करवाने के लिए 20 न्यूटन की फोर्स चाहिए कम से कम। तो 1 न्यूटन की फोर्स लगाते रहो, ये बॉडी तो यहां पे थी और यहीं पर रहेगी, वो तो मूव करने से रहेगी। तो जब 1 न्यूटन की फोर्स आगे लगती है तो उस टाइम ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है ये भी उसी के हिसाब से एडजस्ट होती है। जिस हिसाब से फोर्स लगेगी उसी हिसाब से फ्रिक्शनल फोर्स अपने आप को एडजस्ट करेगी। तो जब 1 न्यूटन की फोर्स लगती है ना, तो उस टाइम ये जो अप्लाइड फोर्स है और ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो बिल्कुल बराबर होता है। अब सोच के देखो, अप्लाइड फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स बराबर है तो क्या ये दोनों आपस में कैंसिल आउट नहीं हो गए? आपस में तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे एक दूसरे के साथ, और ये बॉडी रेस्ट पे थी, रेस्ट पे रहेगी। ठीक है, अब मैं 1 न्यूटन फोर्स की जगह पर कर देता हूं 2 न्यूटन फोर्स। जैसे ही मैं 2 न्यूटन फोर्स करता हूं
तो क्या ये बॉडी मूव करना स्टार्ट कर देती है क्या? नहीं करती। तो उस टाइम मैंने फोर्स को बढ़ाया, अप्लाइड फोर्स को जब मैं बढ़ाऊंगा ना, उसी के हिसाब से ये फ्रिक्शनल फोर्स भी बढ़ जाएगा। तो इसलिए ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है इसको हम बोलते हैं एडजस्टिंग फोर्स। ये अप्लाइड फोर्स के साथ साथ अपने आप को बढ़ा सकता है, घटा सकता है। ठीक है, इसलिए हम इस फ्रिक्शनल फोर्स को सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स भी बोलते हैं। तो जैसे मैंने 2 न्यूटन की फोर्स लगाई, अप्लाइड फोर्स फिर फ्रिक्शनल फोर्स को बैलेंस कर गई और ये बॉडी यहां की यहीं पर रहेगी। तो उस टाइम ये जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रही है ना, जो अपने आप को अप्लाइड फोर्स के हिसाब से बढ़ा रही है और P = F हो रहा है, तो इस फ्रिक्शनल फोर्स को हम बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक का मतलब रेस्ट। अगर कोई भी बॉडी रेस्ट पे होती है तो उसके केस में अपोजिट डायरेक्शन में जो भी फोर्स लगेगी फ्रिक्शनल फोर्स, ऐसी फ्रिक्शनल फोर्स को हम क्या बोलते हैं? स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, अब मैं फोर्स लगाता हूं 3 न्यूटन, इस तरफ लगाया, 3 न्यूटन के हिसाब से अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स ने अपने आप को एडजस्ट कर लिया और P = F रहा। तो उस टाइम ये जो फ्रिक्शनल फोर्स जो एडजस्ट होगी ना, इसी फ्रिक्शनल फोर्स को हम क्या बोलेंगे? स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, अब मैं फोर्स लगाता हूं 4 न्यूटन। 4 न्यूटन लग रही है तो भी बॉडी मूव नहीं करेगी, लेकिन इस 4 न्यूटन के हिसाब से ये फ्रिक्शनल फोर्स अपने आप को फिर एडजस्ट कर लेगी और P = F रह जाएगा। अब मैं फोर्स लगाता हूं 18 न्यूटन। 18 न्यूटन फोर्स लगाने के साथ क्या ये बॉडी मूव करेगी? क्या करेगी? मूव नहीं मूव करेगी। तो ये जो अप्लाइड फोर्स है मैंने बढ़ा बढ़ा के 18 न्यूटन कर दी, और 18 न्यूटन कर दी अप्लाइड फोर्स, तो उसी के हिसाब से अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स भी अपने आप को बराबर कर लेगी 18 न्यूटन की। तो उस टाइम ये जो अपोजिट डायरेक्शन में 18 न्यूटन के ऊपर फोर्स लगने के कारण जो अपोजिट डायरेक्शन में जो फ्रिक्शनल फोर्स लगेगी ना, उस फ्रिक्शनल फोर्स को हम क्या बोलते हैं? स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, और उस टाइम भी P = F होगा ही होगा। अब मैं लगाता हूं 19 न्यूटन की फोर्स, 19 न्यूटन की फोर्स जब हम लगाते हैं तो उस टाइम भी ये बॉडी मूव नहीं करती, लेकिन मूव करने के कगार पर आ जाती है। कैसे? 19 न्यूटन की फोर्स अगर हम लगाएंगे तो ये बॉडी मूव नहीं करेगी, लेकिन 19 से अगर मैं थोड़ी सी भी फोर्स को बढ़ा दूंगा ना, तो उस टाइम ये बॉडी मूव करेगी। तो वो जिस पॉइंट के ऊपर खड़ी है उसको हम बोलते हैं लिमिट। जैसे ही 19 न्यूटन फोर्स को मैंने बढ़ा के 20 न्यूटन कर दिया, ये बॉडी यहां पर नहीं रह सकती, ये बॉडी मूव करना शुरू कर देगी। ठीक है, जब तक यहां पर 19 न्यूटन फोर्स लग रही है वो अपने लिमिट के ऊपर खड़ी है। ठीक है, उस टाइम ये जो अप्लाइड फोर्स है वो फ्रिक्शनल फोर्स को फिर भी बराबर करेगा और उस टाइम भी P = F होगा। लेकिन फर्क क्या आ जाएगा? उस टाइम ये अपोजिट डायरेक्शन में जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रही है ना, वो स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं कहलाएगी, वो क्या कहलाएगी? लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है, बस वो मूव करने की लिमिट को क्रॉस करने ही वाली है। उस टाइम जो फ्रिक्शनल फोर्स होगी वो लिमिटिंग फ्रिक्शन कहलाएगी। ये याद रखो, याद रख लो इस बात को। 1 न्यूटन की फोर्स लगाई, अपोजिट डायरेक्शन में लगने वाली फ्रिक्शनल फोर्स स्टैटिक फ्रिक्शन। 2 न्यूटन की फोर्स लगाओ, 3 की लगाओ, 4 की लगाओ, 5 की लगाओ, 6 की लगाओ, अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स स्टैटिक फ्रिक्शन। 17 न्यूटन की लगाओ, 18 न्यूटन की लगाओ, तो अपोजिट डायरेक्शन में जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रही है वो स्टैटिक फ्रिक्शन ही कहलाएगी। और उस टाइम अप्लाइड फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स एक दूसरे को हमेशा बैलेंस करेंगे। तो जब तक ये बॉडी रेस्ट पे रहती है, 1 न्यूटन से लेकर 18 न्यूटन फोर्स लगाते जाओ, ये बॉडी तो रेस्ट पे रहेगी। उस टाइम P और F एक दूसरे को बैलेंस करेंगे और उस टाइम अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगी उसको हम बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स। लेकिन जैसे ही मैं 19 न्यूटन फोर्स करता हूं तो उस टाइम एक लिमिट आ गई कि उसके बाद फोर्स लगाओगे तो वो बॉडी मूव करेगी। 19 न्यूटन का मतलब एक लिमिट है। जैसे मैं 19 न्यूटन फोर्स लगाऊंगा ये बॉडी फिर भी रेस्ट पे रहेगी, तो उस टाइम अप्लाइड फोर्स के हिसाब से फ्रिक्शनल फोर्स एडजस्ट करते हैं और P = F ही रहता है। लेकिन उस टाइम जो अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स जो लगती है ना, ऐसी फ्रिक्शनल फोर्स को हम क्या बोलते हैं? लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है, पता चला। अब बात है लास्ट। अब मैं 19 न्यूटन फोर्स जो लगा रहा था उसको मैं बढ़ाना चाहता हूं और बढ़ा के करना चाहता हूं 20 न्यूटन। अब तो मुझे बताओ, जब मैं इसके ऊपर 20 न्यूटन की फोर्स लगाऊंगा तो क्या ये बॉडी यहां पे रहेगी
या मूव करना शुरू कर देगी, मूव करेगी। जब ये बॉडी के ऊपर P लगता है 20 न्यूटन, तो उस टाइम P इज ग्रेटर देन F हो जाता है अचानक से। और जब P ज्यादा हो, F कम हो, तो ये बॉडी तो मूव करेगी, कोई नहीं रोक सकता उस टाइम। ठीक है, तो ये बॉडी किसी ना किसी वेलोसिटी के साथ मूव करने लग जाती है आगे की तरफ विद अप्लाइड फोर्स P। और अगर ये बॉडी अप्लाइड फोर्स के साथ अगर आगे मूव करेगी ना, तो अपोजिट डायरेक्शन में उसकी मोशन का हमेशा अपोज करने के लिए एक फ्रिक्शनल फोर्स जरूर होगी। और ऐसी फ्रिक्शनल फोर्स को हम क्या बोलते हैं? काइनेटिक फ्रिक्शन। पता चला? कोई डाउट? अब मैं तीन बातें बताता हूं, और तीन बातें अगर तुम्हें समझ में आ गई तो ये सारा कुछ समझ में आ गया। ठीक है, मैं यहां पर खड़ा हूं, मुझे मूव करवाने के लिए मान लो 100 न्यूटन फोर्स की जरूरत है। 100 न्यूटन। कोई बंदा मेरे ऊपर 10 न्यूटन की फोर्स लगा रहा है ऐसे, तो अपोजिट डायरेक्शन में जो फ्रिक्शनल फोर्स पैदा होगी वो स्टैटिक फ्रिक्शन। 20 न्यूटन की फोर्स लगा रहा है, तो अपोजिट डायरेक्शन में जो फ्रिक्शन पैदा होगी वो स्टैटिक फ्रिक्शन। 30 न्यूटन की फोर्स लगा रहा है, स्टैटिक फ्रिक्शन। 40 न्यूटन की फोर्स लगा रहा है, स्टैटिक फ्रिक्शन। 50 न्यूटन की, 60 न्यूटन की, 70 न्यूटन की, 80 न्यूटन की, ये जो फोर्स जो लगा रहा है वो पीछे की तरफ जो फ्रिक्शनल फोर्स जो पैदा करेगा वो स्टैटिक फ्रिक्शन कहलाएगा। और अप्लाइड फोर्स के हिसाब से स्टैटिक फ्रिक्शन अपने आप को एडजस्ट भी करता है, P इज इक्वल टू F रहता है। ठीक है, लेकिन जैसे ही मेरे ऊपर 90 न्यूटन की फोर्स लगती है, फिर भी मैं रहता हूं रेस्ट पे। लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में जो फ्रिक्शनल फोर्स है, फिर भी वो अप्लाइड फोर्स को बैलेंस करेगा। और उस टाइम जो अपोजिट डायरेक्शन में जो फ्रिक्शनल फोर्स जो लग रही है ना, उस फ्रिक्शनल फोर्स को हम क्या बोलेंगे? लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है, अब कोई बंदा मेरे ऊपर 90 न्यूटन से ज्यादा फोर्स लगा रहा है, 100 न्यूटन अप्लाइड फोर्स है, 100 न्यूटन, तो ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो अपने आप को अब एडजस्ट नहीं कर पाती। अप्लाइड फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स से ज्यादा हो जाएगी, जिसके कारण मैं आगे की तरफ मूव करूंगा विद सम वेलोसिटी। तो मेरे मोशन को अपोज करने के लिए अपोजिट डायरेक्शन में जो फ्रिक्शनल फोर्स जो एक्ट करेगी, ऐसी फ्रिक्शनल फोर्स को हम क्या बोलते हैं? काइनेटिक फ्रिक्शन। पता चला? कोई डाउट यहां तक? क्लियर है सब कुछ? उसके बाद दो डेफिनेशन है, दो। पहली डेफिनेशन है रोलिंग फ्रिक्शन, और दूसरी डेफिनेशन है स्लाइडिंग फ्रिक्शन। और तीसरी बात है स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन के बीच में ग्राफ, रिलेटेड ग्राफ। ये तीन बातें रह गई। तो तुम्हारा आज का होमवर्क ये है कि तुम मुझे कल रोलिंग फ्रिक्शन के बारे में और स्लाइडिंग फ्रिक्शन के बारे में बताओगे, और कल मैं तुम्हें इन तीनों के बारे में एज अ होल बताऊंगा। ये आज का तुम्हारा होमवर्क होगा। क्लियर है सारी बातें? तो कल हम ये करेंगे और इसके आगे लॉज करेंगे कि लिमिटिंग फ्रिक्शन के लॉज क्या हैं और बाकी फ्रिक्शन के लॉज क्या हैं, फिर उससे रिलेटेड थ्योरी करेंगे। ठीक है, तो आज इतना ही करते हैं।